नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर RN24 के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। तो चलते हैं एमसीक्यू पे। तो पहला एमसीक्यू आपके सामने है, आइडेंटिफाई द इमेज एंड आंसर। आपको जो है ये जो इमेज दी गई है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसका आंसर आपको देना है। बेसिकली आपके सामने एक इमेज है, वो किसकी है ये आपको पहचाननी है। तो यहाँ आप एक चीज़ देख रहे होंगे, दिस इज़ द ईटी ट्यूब। ये ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब तो ये है। क्या है? एंडोट्रेकियल ट्यूब तो ये है। और किस तरह के एंडोट्रेकियल ट्यूब है ये आपको समझना है। देखो इसमें 2 ल्यूमेन आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक ल्यूमेन ये है और एक ल्यूमेन ये है, ठीक है? और ये जो दोनों ल्यूमेन में इन्फ्लेशन अलग-अलग हो सकता है। दोनों के जो है, देखो ये जो इन्फ्लेटिंग बलून है वो भी दोनों के अलग-अलग हैं, ठीक है? तो 2 इसमें जो है एक ही ट्यूब के अंदर 2 अलग-अलग ल्यूमेन हैं, दोनों के अलग-अलग इन्फ्लेटेबल बलून हैं और साथ ही साथ दोनों के पोर्ट अलग हैं और दोनों के इन्फ्लेशन पोर्ट जो है वो भी अलग-अलग है। देखो दिस इज़ द इन्फ्लेशन पोर्ट, ठीक है? इसे अपन क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन पोर्ट कहेंगे। ये 2 दिख रहे हैं आपको, ठीक है? ये इन्फ्लेशन बलून है, दोनों ए और बी। देखो आप, एक यहाँ दिख रहेगा, एक यहाँ आपको शो हो रहा होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये आपको कहाँ देखने को मिल रही है? ये जनरली आपको, और ये देखो इसमें सक्शन का भी इसमें एक पोर्ट होता है, सक्शन भी आप आसानी से इसमें कर सकते हैं, ठीक है? अब ये इसका पहली चीज़, इसका नाम क्या है और काम क्या है, ये आपको दोनों पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको पढ़ करके, डबल ल्यूमेन एंडोट्रेकियल ट्यूब या डबल ल्यूमेन ट्यूब, जनरली इसको शॉर्ट फॉर्म में डीएलटी बोलते हैं। पर क्या बोलेंगे? डीएलटी, यानी डबल ल्यूमन ट्यूब जो है अपन यूज़ कर रहा है। अब ये कब यूज़ करनी है अपने को? तो डबल ल्यूमन ट्यूब कहाँ यूज़ करनी है? जब जो है पेशेंट का, जैसे मान लो थोरोकेटोमी हो रहा है या एक लंग्स का ट्रीटमेंट या ऑपरेशन अगर चल रहा है या सर्जरी अगर किसी एक लंग की चल रही है, तो दूसरे लंग के दम पे ही जो है पेशेंट जो है ब्रीथ करेगा, ठीक है? वेंटिलेशन उसी की, परफ्यूजन उसी के दम पे होगा। तो जिस पे ऑपरेट करना उसका तो अपन ने जो है एक एयर एक्सचेंज आपको रोकना पड़ेगा ना, तभी आप काम कर पाएंगे। उसको वर्किंग लंग्स पे तो कैसे काम करोगे? ठीक है, तो वो अपन जो वहाँ पे डबल ल्यूमन ट्यूब यूज़ करते हैं, जिसमें जिस लंग्स पे काम करना है उस लंग्स की ट्यूब को अपन ब्लॉक कर देते हैं। जो दूसरा लंग्स है उस पे ही जो परफ्यूजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उसी की रहती है, ठीक है? और बेसिकली नीचे 3 एग्जांपल और दिए गए, मतलब 3 ऑप्शन आपके सामने और है। सुप्राप्यूबिक ये है नहीं, ठीक है? नेक्स्ट इमेज में आएँगे आपके सुप्राप्यूबिक कैसा होता है। कफ ट्रेकेस्टोमी ट्यूब, ट्रेकेस्टोमी है ही नहीं ये, रेक्टल ट्यूब ये है नहीं। तो ये क्या है? डबल ल्यूमन ट्यूब है। और कहाँ यूज़ करना है? लंग्स की सर्जरीज़ के अंदर जो है वो डबल ल्यूमन ट्यूब यूज़ करते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैथोफिजियोलॉजी मैकेनिज्म दैट अकर इन द लंग्स पैरेन्काइमा अलाउ निमोनिया टू डेवलप। आपके लंग्स पैरेन्काइमा, जो लंग्स के टिश्यू हैं, वहाँ पे कौन सी पैथोफिजियोलॉजी डेवलप हो जाए जिससे कि निमोनिया डेवलप हो सकता है? तो अटेलेक्टेसिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, इफ्यूजन, इन्फ्लेमेशन, बताओ कौन सा राइट ऑप्शन होगा? अब देखो अटेलेक्टेसिस क्या होता है? बिफोर, मतलब आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के 72 आवर्स के अंदर जो है, अगर किस तरह का कलेक्शन जो आपके लंग्स में डेवलप हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अटेलेक्टेसिस। और वो क्यों होता है? कि जो किसी इंट्यूबेशन और एक्सट्यूबेशन की प्रोसीजर के दौरान जो है वहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन हो सकता है, और वो कुछ अमाउंट में होता है, उसे अपन क्या करें? अटेलेक्टेसिस कह रहे हैं। और उसके लिए अपन जो है फर्स्ट पार्स स्लिप ब्रीदिंग और जो है स्पायरोमेट्री वगैरह जो है पर्सन को जो है, पेशेंट जो है, बिफोर सर्जरी जो उसको अपन ट्रेन करते हैं कैसे स्पायरोमेट्री करनी है, ठीक है? किसको, किससे बचने के लिए? अटेलेक्टेसिस से बचने के लिए। ब्रोंकिएक्टेसिस क्या है? जो ब्रोंकस होता है उसमें एक तरीके से का इन्फ्लामेशन आप कह सकते हैं, ठीक है? इफ्यूजन, इफ्यूजन में क्या होता है? इफ्यूजन अलग अलग तरीके का होता है भाई, हिमोथोरेक्स हो रहा है या, ठीक है? तो इफ्यूजन में क्या हो रहा है? फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है आपके लंग पेरेन्काइमा, कह सकते हैं जनरल एल्यूलाई आप कह सकते हैं। कुछ आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, तो पेरेन्काइमा पूछ रहा है, आपकी एल्यूलाइज जो है वहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, और वो एक्सट्रीम अमाउंट में हो जाता है, थोड़ा आवश्यकता से ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से जो है वो एयर एक्सचेंज में रोल प्ले नहीं करती है, और दिस इज कॉल्ड इफ्यूजन, ठीक है? प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरा के अंदर जो है आपकी जो एल्यूलाई है उनके अंदर क्या है? फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, इससे वो एयर एक्सचेंज में रोल प्ले नहीं करती है। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? अब इन्फ्लेमेशन कहाँ होगा? लंग्स पेरेन्काइमा में इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है? और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है वहाँ पे क्या है? कंसोलिडेट डेवलप होंगे, और उससे हम क्या कह रहे हैं? निमोनिया कह रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि लंग्स की जो, जैसे मान लो ये आपका लंग्स है, ठीक है? तो इसकी जो पेरेन्काइमा है, इसमें जहाँ जहाँ भी ये इन्फ्लेमेशन हुआ है वहाँ कंसोलिडेट डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा? कंसोलिडेटेड। इट मीन्स यहाँ पे जो है ना,
वो एक तरीके से उसका जो नेचर है लंग्स का, जो कैसा है, इलास्टिक है। और यहाँ क्या हो गया, वहाँ पे एक तरह फाइब्रस टिश्यू डेवलप हो गए, और वो जो है ना तो इलास्टिक में ना तो वो खुलेगा ना ही वो सिकुड़ेगा। ठीक है, और एयर एक्सचेंज में भी वहाँ पे किसी तरह का एयर एक्सचेंज भी आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इन्फ्लामेशन की वजह से ही जो है लंग्स पेरेन्काइमा में निमोनिया डेवलप हो सकता है। तो दिस इज ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू, व्हाट इज होमान साइन। पहला पूछा क्या क्या है, होमान साइन इज यूज टू असेस। होमान साइन किसको असेस करने के लिए अपन यूज करते हैं। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। क्या पूछा गया है, होमान साइन जो है कौन सी नीचे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, हाइपोटेंशन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, हीमोटोमा और वोंड सेप्सिस। इनमें से किसको असेस करने के लिए अपन होमान साइन यूज करते हैं। तो किसके लिए करेंगे, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए। किसके लिए करेंगे, डीप वेन थ्रोम्बोसिस से ही जो है आपको होमान साइन आप असेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस अगर है तो होमान साइन से आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं। अब होमान साइन होता क्या है, तो चलो नेक्स्ट इमेज पे आप देखिए। दिस इज द होमान साइन। ह्यूमन साइन में अपन क्या करते हैं, जैसे ये नॉर्मल पेशेंट है, इसने ये फ्लेक्शन के स्टेट में है, अपने यहाँ से पकड़ा हुआ है। अपन देखो अभी जो है ना इसका ये वाला जो हिस्सा है एंकल वाला, ये एक्सटेंडेड है, दिख रहा है आपको, है ना, ये एक्सटेंडेड। अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से पकड़ के फोर्सफुली जो है ना उसको डोर से फ्लेक्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसको इस पंजे को ना फोर्सफुली यहाँ से पकड़ के जो है ऊपर की ओर फ्लेक्स किया जा रहा है। ठीक है, यानी डोर से फ्लेक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली उसको पेन होगा, क्या होगा, देयर इज अ पेन इनटू द काफ मसल्स। क्या कह सकते हो, पेन इन काफ मसल्स। ये क्या है, होमन साइन है, और ये क्या बताया जा रहा है, इससे क्या पता लग रहा है आपको, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की स्थिति यहाँ पे होगी। ठीक है, तो होमन साइन कहाँ कब आपको देखने को मिलेगा, जब डीप वेन थ्रोम्बोसिस होगा। और कैसे असेस करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें दो चीजें, कहीं कंफ्यूज नहीं हो। कई बार क्या होता है कि पैर जो है ना फ्लेक्स की बजाय स्ट्रेट भी हो सकता है, बट एंकल को जैसे आप फ्लेक्स करेंगे, डोर से फ्लेक्स करेंगे, तब उसकी काफ मसल्स में पेन होगा। तो कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, फ्लेक्स भी हो सकता है, एक्सटेंडेड भी हो सकता है पैर। फिर आप जो है आपके जो एंकल जॉइंट है वहां से फोर्सफुली उसको डोर से फ्लेक्स कर रहे हैं, इससे कहाँ पेन हो रहा है, आपकी काफ मसल्स में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू, क्लाइंट्स विद क्रोनिक इलनेस। कोई क्लाइंट इज क्रोनिक इलनेस है एंड मोर लाइकली टू गेट निमोनिया। क्रोनिक इलनेस से वो अफेक्टेड है और मोस्ट लाइकली टू गेट निमोनिया, उसको निमोनिया हो सकता है कब, व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज प्रेजेंट। कोई भी पर्सन है क्रोनिक इलनेस उसको है, और अब उसको कब जो है निमोनिया डेवलप हो सकता है। नीचे चार स्थितियां दी गई, चार सिचुएशंस दी गई है, उनमें से कौन सी सिचुएशंस जो है फेवरेबल होगी उसको निमोनिया होने के लिए। डिहाइड्रेशन रहेगा उसको, उस पेशेंट को जो क्रोनिक इलनेस से अफेक्टेड है, तो तो उसको निमोनिया डेवलप हो जाएगा क्या, डिहाइड्रेशन से। ग्रुप लिविंग से हो सकता है क्या, माल न्यूट्रिशन से हो सकता है क्या, या फिर सीवियर पेरियोडोंटल डिजीज से हो सकता है क्या। बताओ जी, किससे निमोनिया उसको डेवलप होगा, डिहाइड्रेशन, ग्रुप लिविंग, पेरिडोंटल डिजीज और माल न्यूट्रिशन। बताओ बेस्ट क्या होगा आपके हिसाब से। देखो क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा है वही आपको पकड़ना है। कीवर्ड क्या है, क्रोनिक इलनेस का पेशेंट है। क्रोनिक इलनेस से क्या होता है, पर्सन की इम्यूनिटी पुअर हो जाती है। इम्यूनिटी पुअर होगी तो ग्रुप लिविंग से जो है निमोनिया डेवलप होने के सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट चांस है। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग जो ऑप्शन आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है ग्रुप लिविंग। उसके बाद अगर मैं कहूँ एक नंबर में इसको दूंगा, दो नंबर के लिए क्या हो जाएगा, आपके माल न्यूट्रिशन भी अब जिम्मेदार है। बट माल न्यूट्रिशन तो क्रोनिक इलनेस के लिए जरूरी नहीं है, वो तो बिना इलनेस भी हो सकता है। अगर बिना इलनेस भी अगर माल नरिश्ड है आपका क्लाइंट, तो कई सारी डिजीज डेवलप हो सकती है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी तो लगभग पुअर होती है। तो यहाँ जनरली क्या हो रहा है, क्रोनिक इलनेस की वजह से उसकी इम्यूनिटी पुअर हुई है, और ग्रुप लिविंग में अगर वो रहेगा तो डेफिनेटली वो किस ओर जा सकता है, उसको निमोनिया डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रुप लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द टोज। किसका एक्शन देख रहे हैं अपन, टोस यानी अंगूठे का एक्शन देख रहे हैं। इंडिकेटिव ऑफ एबनॉर्मलिटी इन मोटर कंट्रोल पाथवे लीडिंग फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पाथवे को असेस करने के लिए जो है, मोटर कंट्रोल पाथवे को असेस करने के लिए आप जो है टोस की मूवमेंट आप देख रहे हैं। रिफ्लेक्टरी एक्शन किसका देख रहे हैं अपन,
टोज का। तो बेसिकली कहाँ जाएगा आपकी रेस्पॉन्स, एक बार आप यहाँ आइए। अब देखो, दिस इज द बाबिन्स्की रिफ्लेक्स। बाबिन्स्की रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स में अपन क्या करेंगे, टोज का मूवमेंट अपन देखेंगे किस तरह का मूवमेंट उसमें हो रहा है। अब इसमें तीन चीजें, पहले चीज बाबिन्स्की रिफ्लेक्स होता क्या है, अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या होता है, किस में पॉजिटिव होना चाहिए और किस में नेगेटिव होना चाहिए। अब देखो इसमें दो, पहली चीज तो आपको दो चीज समझनी है। जब ये समझ के तो बहुत सारे लोग जाते हैं यहाँ पढ़ के, खूब जो स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो पढ़ के जाते हैं, बट जो इसकी लैंग्वेज जो एग्जाम में आती है ना, वहाँ कई सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं। तो मैं तीन चार चीज आपको बताता हूँ। पहले देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें दो तरह के मूवमेंट हो रहे हैं। आपको ये समझना है, ये जो है ना सोल ऑफ फुट है, ये जो मूवमेंट होगा दिस इज द डोर्सिफ्लेक्शन, और ये जो मूवमेंट होगा दिस इज द प्लांटर फ्लेक्शन। पहली चीज तो आपको ये याद रखना है, व्हाट इज डोर्सिफ्लेक्शन और व्हाट इज प्लांटर फ्लेक्शन। क्योंकि जब इसमें कहा जाएगा ना, इसमें आपको रेस्पॉन्स आएंगे, तो रेस्पॉन्स कैसे लिखे होंगे, टोज जो है डोर्सिफ्लेक्स हो रहा है, फिंगर जो है प्लांटर फ्लेक्स हो रही है। तो आधे टाइम यही ध्यान रखना है कि डोर्सिफ्लेक्स किधर किस साइड जा रहा है, प्लांटर फ्लेक्स किस साइड होगा। तो अपने को इतना याद रखना है कि अगर ये आपका, मैंने बताया है क्या, ये आपका पैर है और ये इसका सोल है, तो ये अगर ऊपर की साइड आ रहा है, इट मीन्स यानी कि ये इस साइड जा रहा है, तो दिस इज द डोर्सिफ्लेक्स और दिस इज द प्लांटर फ्लेक्स। ठीक है, अब देखते हैं इसमें मूवमेंट। तो जो मोटर न्यूरन पाथ है उसको, सेरेब्रल जो आपका कोटेक्स है उसकी जो एक्टिविटी है, जो उस पाथवे के बारे में अगर आपको जानकारी देनी है तो कहाँ से मिलेगी, आपको बाबिन्स्की रिफ्लेक्स अपन जो असेस करेंगे। ठीक है, अब नॉर्मल तो क्या होता है देखो, अब करते कैसे, बाबिन्स्की रिफ्लेक्स कैसे टेस्ट करोगे आप, देखो यहाँ से कोई हार्ड ऑब्जेक्ट अपन लिया है और उसको, ये जो आपकी जो सोल ऑफ फुट है इसका लेटरल साइड से अपन जो है यहाँ से ऐसे ट्रिगर करते हुए यहाँ ले जाएंगे, स्ट्रोक करते हुए। ठीक है, इस तरीके से तो आप जो बाबिन्स्की रिफ्लेक्स असेस करेंगे, ये दिस इज द मेथड ऑफ बाबिन्स्की रिफ्लेक्स। ठीक है, अब रिजल्ट क्या, दो तरीके के रिजल्ट आएंगे, एक आएगा नेगेटिव रिजल्ट और एक आएगा आपके पॉजिटिव रिजल्ट। नेगेटिव रिजल्ट में क्या होगा कि ये टोज के साथ साथ फिंगर्स भी कैसी हो रही है, प्लांटर फ्लेक्स हो रही है। क्या हो रही है, प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द टोज एंड फिंगर्स, दिस इज द नेगेटिव बाबिन्स्की रिफ्लेक्स। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है देखो, पॉजिटिव बाबिन्स्की रिफ्लेक्स में क्या हो रहा है कि जो फिंगर्स है वो तो प्लांटर फ्लेक्स हो रही है, बट जो टोज है वो क्या हो रहा है, डोर्सिफ्लेक्स हो रहा है। क्या हो रहा है, टोस जो है डोर्सिफ्लेक्स हो रहा है, फिंगर्स जो है आपके कैसी हो रही है, प्लांटर फ्लेक्स हो रही है। तो ये दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज द मेथड। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि 1 ईयर तक का जो चाइल्ड है, 0 to 1, उसमें बाबिन्स्की रिफ्लेक्स जो है वो अगर पॉजिटिव आता है तो दिस इज नॉर्मल। ठीक है, और आफ्टर 1 ईयर अगर किसी में भी बाबिन्स्की रिफ्लेक्स अगर पॉजिटिव आता है, दिस इज मोटर पाथवे एबनॉर्मलिटी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और ये इसी क्वेश्चन में किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे, आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दो चीज में लिखा है मोटर पाथ, मतलब इसको किस तरीके से करना है, इससे डिसाइड क्या होता है, ये अपने इसमें पढ़ लिया है। यहाँ लिख, थोड़ा एक सेकेंड ना, मोटर पाथवे, क्लियर, ये चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। डन, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एन एल्डरली क्लाइंट विद निमोनिया, एक क्लाइंट है जो एल्डरली है ना, एल्डरली मतलब एटलीस्ट सीनियर सिटीजन तो वो है। ठीक है, क्लाइंट विद निमोनिया में अपीयर विद विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स फर्स्ट, और वो जो सीनियर सिटीजन है तो उसको निमोनिया डेवलप हो गया है, तो कौन सा सिम्टम्स जो है वो वेरी फर्स्टली आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें तो कीवर्ड पे ध्यान देना है, कीवर्ड है एल्डरली क्लाइंट। अगर ये इसमें यहाँ जरूरी था कि एल्डरली क्लाइंट लिखने का, पेशेंट भी लिखा जा सकता था, बट ये दिस इज द कीवर्ड, दैट इज व्हाई ही इज मेंशन देयर। ठीक है, तो ये कीवर्ड इसलिए यहाँ मेंशन किया गया है। तो कई बार क्या करते हैं, जैसे अपन पढ़ेंगे सीधा अपन कहाँ जाएंगे, फीवर एंड चिल्स, हेमोप्टाइसिस, प्लूरेटिक पेन एंड कफ, दीज आर ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ द निमोनिया।
होंगे कि नहीं होंगे? सारे के सारे किसके सिम्टम्स हैं? निमोनिक सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। फीवर एंड चिल्स होता है, हीमोप्टाइसिस और डिस्नी आपको देखने को मिल सकता है, और प्लूरेटिक चेस्ट पेन भी आपको देखने को मिलेगा, कफ भी आपको देखने को मिलेगी। तो ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ द निमोनिया। बट पूछा क्या गया? एल्डरली क्लाइंट पूछा गया। तो आपको कहाँ जाना है? आपको बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा? अल्टर्ड मेंटल स्टेटस एंड डिहाइड्रेशन। अगर ये एल्डर की बजाय या एल्डर नहीं होता तो बेस्ट रेस्पॉन्स कौन सा हो जाता आपका? ये फीवर एंड चिल्स। बट ये एल्डरली क्लाइंट पूछा गया, तो उसमें सबसे पहले आपको वेरी फर्स्टली कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा? अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। ठीक है, चले नेक्स्ट। बट पेशेंट कैसा होना चाहिए? +60। एल्डरली क्लाइंट होना चाहिए, एटलीस्ट सीनियर सिटीजन होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमन कॉज कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया इन एडल्ट? एडल्ट क्लाइंट में कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो है कब आपको देखने को मिलेगा? बताओ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमनली कॉज कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया इन एडल्ट? अब इसमें चार जो है, चारों के चारों जो ऑप्शन है, ये सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनिज्म है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल फॉर द निमोनिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कम्युनिटी एक्वायर्ड, तो आप जो है सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस पे क्लिक करेंगे। दिस इज द राइट आंसर और बेस्ट रेस्पॉन्स कह सकते हो आप। ठीक है, स्टेफिलोकोकस ओरिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड है। क्या है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड। कौन कौन से? ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 आर द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, क्लियर। चले नेक्स्ट। तो चारों ऑप्शन के बारे में अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। व्हेन auscultating the chest of a client with pneumonia, the nurse would expect to hear which of the following sounds over the area of consolidation? ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जहां जहां निमोनिया के पेचेस डेवलप होंगे वहां वहां पे कंसोलिडेशन डेवलप हो गई होगा। अब कंसोलिडेशन क्या है? दैट इज द फाइब्रस स्ट्रक्चर ऑफ द लंग पेरेन्काइमा। लंग्स की जो पेरेन्काइमा है, जो एयर एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व होती है, उसकी कुछ जो स्पॉट्स होते हैं, उन स्पॉट्स पे जो है फाइब्रस टिश्यू डेवलप हो जाते हैं ड्यू टू निमोनिया, और उससे अपन क्या करें? कंसोलिडेट करें। तो कंसोलिडेशन पे, या जो कंसोलिडेट डेवलप हो गए, वहां पे किस तरह की साउंड आपको सुनने को मिलेगी? तो वहां पे वही, क्योंकि अब ये पहले ये जो टिश्यू था ये एयर एक्सचेंज में रोल प्ले कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे कौन सी साउंड सुनने को मिल रही थी? वेसिकुलर साउंड। ठीक है, अब ये एयर एक्सचेंज में रोल प्ले कर ही नहीं रहे, तो यहाँ कौन सी साउंड मिलेगी आपको सुनने को? यहाँ मिलेगी आपको ब्रोंकियल साउंड। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ब्रोंकियल। ये याद रखना आपको। और लेटर स्लाइड्स में अपन ये जो है इसको डिस्कस करेंगे कि ये लंग्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की साउंड्स वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।